गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमारे चर्चा कर चुके थे, राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे और राष्ट्रपति के बारे में बात करते करते हमने उनसे संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक चर्चा कर ली थी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का पद क्या है, राष्ट्रपति का पद क्यों होना चाहिए, या राष्ट्रपति का पद किस तरह का एक संवैधानिक मुखिया का जो पद है वो किस तरह काम कर सकता है, राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए किन किन सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाता है और किन सदस्यों या किस कैटेगरी के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राष्ट्रपति की को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद आपको किस तरह की शर्तें या किस तरह का ऑफिस आपको उपलब्ध होता है, मतलब एज ए राष्ट्रपति। ऐसी चर्चा हम कर चुके थे और हमने अपनी चर्चा जो रोकी थी वो रोकी थी महाभियोग के लिए। तो जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है कि महाभियोग की जो बात हम कर रहे हैं, महाभियोग एक तरह का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और उसके अंतर्गत हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी प्रकार से शासन प्रक्रिया को निश्चित करने का दायित्व हमने उनको दे रखा है। तो क्या राष्ट्रपति भी निरंकुश हो सकते हैं क्या भारतीय शासन व्यवस्था में, या राष्ट्रपति पर भी किसी प्रकार की कोई नियंत्रण प्रणाली है या नहीं, या राष्ट्रपति द्वारा जब कदाचार या भ्रष्टाचार किया जाएगा तो उसके या ऐसी परिस्थितियों में किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, या किस प्रक्रिया का पालन कर राष्ट्रपति को उसके पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करने के लिए बाध्य शब्द तो प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन प्रेरित किया जा सकता है या उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को जो नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम ही महाभियोग रखा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, कार्य तो वो न्याय का ही कर रही है लेकिन किसी कोर्ट या वकील या जज के माध्यम से ये काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात, राष्ट्रपति के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जाएगी, यानी सामान्य कार्य जो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाते हैं उन कार्यों के अलावा जो कार्य बच जाते हैं, प्रकृति थोड़ी सी न्याय की है, न्याय कर रहे हैं, राष्ट्रपति को संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन पूरी तरह से भी न्यायिक प्रक्रिया वो नहीं है। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यायिक प्रक्रिया एक तो पूछी जाती है कि ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो सबसे पहले आप इसको ध्यान कर लें, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दूसरी देख रहे हैं हम, राष्ट्रपति को किन आधारों पर हटाया जा सकता है या संविधान का उल्लंघन होने का मतलब क्या होता है। तो कदाचार मतलब अपने पद के अनुरूप वो आचरण नहीं कर रहे हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। किसका आरोप लगता है इनके ऊपर, संविधान के उल्लंघन का। और संविधान का उल्लंघन एक ऐसा शब्द है जो स्पष्ट नहीं किया गया। ये परिस्थितियां बताएंगी कि उन परिस्थितियों में संविधान का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको एक एक टॉपिक या एक एक बात के आधार पर मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को इस तरह से देखें कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पावर्स के साथ साथ उस पर कुछ दायित्वों को भी लगाया गया। तो सबसे बड़ा दायित्व तो क्या है, जैसा कि हम बात करें कि आप संविधान का उल्लंघन नहीं होने देंगे। अगर संविधान का उल्लंघन होगा तो आप पर मतलब किस पर, प्रेसिडेंट पर यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्पष्ट तो है नहीं, राष्ट्रपति पर जो आरोप आप लगा रहे हैं संविधान के उल्लंघन का, इसे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। ये बात आप ध्यान रखें। जैसे हम मूल ढांचे की बात करते हैं संविधान के, अब मूल ढांचा केसों के आधार पर निर्धारित किया गया है। 24वें संविधान संशोधन में भी उसको मान्यता मिल रही है, लेकिन ऐसा संविधान बनाने वालों ने या संविधान के किसी भाग में लिखा हुआ नहीं है कि ये संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही संविधान के उल्लंघन की भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ठीक है ना, उससे मिलता जुलता ही है। तो ये बात है। अब आगे चल रहे हैं, तो ये तो आपको पता लगे कि किस तरह की प्रक्रिया है, किस तरह का इसका बैकग्राउंड है नियंत्रित करने के लिए किया गया राष्ट्रपति को। आगे चलें अगर हम, तो बात करते हैं कि संविधान की में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है महाभियोग की, वो की गई है अनुच्छेद 61 में।
कहाँ पर मिलता है ये महाभियोग? कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 61। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। मैंने लिखा है यहाँ पर संसद और यहाँ पर लिखा है सदन, तो ये आप ध्यान रखें। संसद तो यहाँ पर अगर ये तीनों ही शब्द संसद के हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, जब ये तीनों एक जगह होते हैं, एक साथ होते हैं, तो क्या किस स्वरूप को धारण करते हैं? संसद के। और अगर इनमें से राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है तो ये सदन कहलाते हैं। सदन इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? सदन बनेगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखें। तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। और ओनली महाभियोग भी प्रस्तुत करेंगे तो भी वो राष्ट्रपति को ही इंडिकेट करेगा। यानी संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, में राष्ट्रपति के विरुद्ध उनके खिलाफ आरोपों का सत्यापन करने के लिए या किसी आरोप के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। एक कंडीशन रखी है कि कितने सदस्य भाग ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने मुंह उठाकर कह दिया हटा दो, और एक जने ने भी जाकर अगर कह दिया कि साहब राष्ट्रपति तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या संविधान का उल्लंघन हो रहा है और सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। पहली बात ध्यान रखें कि 1/4 सदस्य, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, ठीक है, तो उनके टोटल सदस्य जितने हैं उन सदस्यों का 25% या 1/4 सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। ऐसा प्रस्ताव जिस भी सदन में प्रस्तुत होगा उसके 1/4 सदस्यों की इसमें सहमति होनी चाहिए। इसके बाद अब क्या हो गया कि आपने प्रक्रिया प्रारंभ कर ली और राष्ट्रपति को अगर जानकारी नहीं है तो ये भी उचित नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया में दोनों पक्षों को बताया जाता है कि आपके विरुद्ध इस तरह का कोई प्रस्ताव आया हुआ है या आप पर इस तरह का कोई केस चलाया जाएगा। ऐसा ही होता है, आपको जनरली पता है। तो ऐसे ही राष्ट्रपति को भी उनके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव चलाए जाने की सूचना दी जानी चाहिए। ठीक है, उनको भी पता होना चाहिए, लेकिन कितने दिन पहले? कम से कम 14 दिन पहले उनको ये पता हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि राष्ट्रपति भी अपने पक्ष को तैयार कर सके। ये ध्यान रखें आप। तो ये जानकारी है थोड़ी सी, इसके आधार पर आप उनके खिलाफ क्या रख सकते हैं? प्रस्ताव रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है, मान लो राज्यसभा ने कर दिया तो लोकसभा में जाएगा फिर, और लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा में जाएगा। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले क्या होगा? जैसे मैंने ये लिखा है एक शब्द, प्रथम प्रस्तुतकर्ता सदन में, यानी राज्यसभा ने पास कर दिया या चाहे लोकसभा ने, तो प्रथम उन दोनों में से जो, उसे अपनी 2/3 मेजोरिटी के साथ इस प्रस्ताव को पास करना होगा। अगर ये प्रस्ताव यहाँ पास नहीं होता है तो ये प्रस्ताव यहाँ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी वो प्रक्रिया आगे चलेगी नहीं जिस भी सदन में ये पास नहीं होगा। अगर पहले सदन में पास नहीं हुआ, पहली बार जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया वहाँ पास नहीं होता है तो अगले सदन में नहीं जाएगा। तो 2/3 बहुमत से अगर ये पास हो जाता है लोकसभा या राज्यसभा में से जिस भी सदन में प्रस्तुत हुआ था, तब इसके बाद वह कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। ये दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में जाने के बाद भी अगर वहाँ फुल मेजोरिटी से पास नहीं होता है, मतलब वही 2/3 बहुमत से, तो ये क्या हो जाएगा? पास नहीं होगा, गिर जाएगा। लेकिन उससे पहले वो जो दूसरा सदन है जहाँ ये प्रस्ताव जाएगा, उस सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए समिति गठित की जा सकती है। यानी वो समिति राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की क्या करेगी? जांच करेगी। जिस भी सदन से पास होकर ही जाएगा तो दूसरा सदन जो भी होगा वो सदन इन पर लगाए गए आरोपों की क्या करा सकता है? जांच करा सकता है। जांच अगर सत्य पाए जाते हैं या आरोप अगर सत्य होते हैं तो उस दूसरे सदन में भी क्या होगी? वोटिंग होगी। और यदि उस सदन से भी यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, ठीक है,
तो राष्ट्रपति उसी दिन से, जिस दिन ये प्रस्ताव पास हुआ है, उसी दिन से पद मुक्त माना जाता है। उसी दिन से क्या हो जाएगा, वो पद मुक्त हो जाएगा, यानी महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। दूसरा सदन में अगर उस प्रस्ताव को पास कर देता है तो यह प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पूरी। लेकिन इस दौरान ध्यान रखिए, महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति अपना कार्य जारी रख सकते हैं। राष्ट्रपति अपना कार्य जारी रख सकते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। नहीं हटाया गया। ठीक है। अब इसी बात से मेरे को एक बात याद आई कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी दी थी और मैंने कुछ कन्फ्यूजन था, मैं खुद भी कंफ्यूज था, तो वो वैसे तो सही था, मैंने 90% से प्लस कहा था, तो वो ध्यान कर लें आप। ये जो व्यक्ति हैं, सेकेंड स्टेज की जो वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग के आधार पर राष्ट्रपति बने थे। कल मैंने बात करा था एक कर्ण संक्रमणीयता मत पद्धति, और उसमें बात कर रहे थे हम, तो वीवी गिरी हैं वो व्यक्ति जिनके लिए सेकंड चरण की वोटिंग की गई थी। ये आपके 150 शब्दों में आता है ये प्रश्न, ध्यान कर लें। महाभियोग का प्रश्न कभी 150 शब्दों में आ जाता है, तो इसको ध्यान करें आप, अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज करें। तो ये देखें आप, सदस्य संख्या देखें, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और 14 दिन की पूर्व सूचना, और फिर 2/3 बहुमत। आगे चलें, इसी में एक बार देख लें आप, हमने इसकी प्रक्रिया अर्धन्यायिक बताई है, तो हमें और जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि
उससे पहले हम बात कर लेते कि हमने एक निर्वाचक मंडल की बात की थी। निर्वाचक मंडल का मतलब हो गया कि जिसने राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या किया हो, पार्टिसिपेट किया हो। ऐसे व्यक्तियों की बात करने में हमने कहा था कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी के कौन से सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ये बात की थी हमने, ठीक है। उसके संदर्भ में यहाँ पर बात हो रही है कि जिन्होंने इसके निर्वाचन में भाग लिया था वे सदस्य इसके महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। सभी नहीं, जिनकी बात करेंगे वे। तो महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा व लोकसभा के सभी सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कौन कौन से सदस्य हो गए? जैसा कि पहले बात कर चुके हैं हम, ये तो लेंगे ही लेंगे, इन्होंने यहाँ भी भाग लिया है, लेकिन अब यहाँ मनोनीत सदस्य भी क्या लेंगे? भाग लेंगे, जो कि कितने हो गए? 12 और 2 14, ठीक है, दोनों। तो आप ये ध्यान रखें इस बात को। अब ये इन्होंने कहाँ भाग लिया था? चुनाव में तो भाग लिया था सिर्फ इनने, लेकिन महाभियोग में भाग कौन ले रहे हैं? ये भी, यानी ये दोनों भाग ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है यहाँ, ठीक है। दूसरी बात देखो, राज्य विधानसभा सदस्य सभी राज्य विधानसभा सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये अंतर आ गया। इन्होंने पहले भाग लिया था, ऐसा हम पहले लिख लें, जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था। ऐसा नहीं लिखें जिन्होंने, नहीं तो और कंफ्यूज। जबकि इन्होंने इन सदस्यों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था। ठीक है, ये दो बातें आप विशेष तौर से ध्यान रखें इस बात का। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य और सभी के नीचे ये, ठीक है, और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि इन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था। ये दो बातें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रक्रिया में
किन सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाता है और किन सदस्यों के द्वारा भाग नहीं लिया जाता। ठीक है, इससे आपका ये पूरा होता है। आगे चलें अब। इसको देख लें एक बार। अनुच्छेद 61 था ये। अब देखो हम जिस अगला जो हमारा बिंदु है वो है कि राष्ट्रपति का पद किन किन परिस्थितियों में खाली रहता है और उन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से उन पदों को भरना चाहिए या उन पदों के भरने में हमें किस प्रकार का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के संदर्भ में ये बात की गई है अनुच्छेद 62 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो वह किन किन परिस्थितियों में खाली होता है, देखें यहीं लिख देते हैं। तो सबसे पहला उनमें आता है या तो कार्यकाल पूरा हो जाए, कार्यकाल की पूर्णता या समाप्ति, ठीक है। दूसरा आता है त्याग पत्र दे दिया जाए, तीसरा है महाभियोग के द्वारा, ठीक है, मृत्यु होने पर। और एक आता है कि जब राष्ट्रपति द्वारा किसी निर्वाचन शर्त का उल्लंघन कर दिया जाए। जो हमने योग्यताएं पढ़ी थी, यदि उन योग्यताओं में से किसी योग्यता में कोई कमी रह गई या किसी प्रकार से वह अयोग्य थे फिर भी उस पद पर उन्होंने उस सूचना को छुपा लिया या कोई अन्य प्रकार से, ये आधार है जिनके आधार पर राष्ट्रपति का पद क्या होता है या राष्ट्रपति की पोस्ट क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए कि इन परिस्थितियों में से इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, मतलब मृत्यु हो सकती है किसी की भी, पूर्णता। अब इनमें क्या आएगा आगे सिस्टम, अब आगे देखें आप। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनमें से किसी भी कार्य को करने पर हटाया जाए, चाहे उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, तो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी, पदावधि में भी चर्चा कर सकते थे हम,
नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक, नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक पद पर बना रह सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री में ऐसा है क्या कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाए तो नए प्रधानमंत्री के बनने तक वह व्यवस्थाओं को संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता है, ठीक है ना। तो निर्वाचन तक क्या रहेगा, वो पद पर बना रह सकता है। और देखें आगे इसमें, लेकिन यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन तब 6 माह में किया जाना आवश्यक होगा जब मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन, या अन्य किसी शर्त का उल्लंघन करने पर या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त है, हमारे संविधान में हर चीज़ के लिए प्रोसीजर किया हुआ है, मतलब कार्य किसी भी तरह से डिले नहीं हो पाए या किसी भी ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए कि भारत कभी भी नेतृत्व विहीन रहे या भारत में किसी भी तरह से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो। राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के, किसी उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजेआई को सीजेआई भी नहीं है तो सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी ये दायित्व दिया जा सकता है, क्योंकि ये पद किसी भी स्थिति में खाली नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में 6 मंथ के अंदर अंदर चुनाव होने आवश्यक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर चुनाव नहीं हो पाते हैं या चुनाव होने में किसी तरह की डिले है तो ऐसे समय में पद कौन संभाल सकता है, उपराष्ट्रपति। देखें आगे, अब यहाँ पर इसका और प्रभाव देख ले, चुनाव होंगे, अगर त्यागपत्र भी दे दिया, बीच में डेथ हो गई, निष्कासन हो गया, कुछ भी, तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो पूरे नया राष्ट्रपति पूरे कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। अभी तो ये कंफ्यूजिंग नहीं लगता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आपके ध्यान में नहीं होगा तो कई बार आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है। इसके अलावा एक परिस्थिति और आती है जब बीमार हो ही जाता है कोई व्यक्ति, या विदेश यात्रा या अवकाश की वजह से भी क्या होता है, तो ऐसी परिस्थिति में बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः आने तक राष्ट्रपति की पद पर वापसी तक
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? काम कर सकता है। किस स्थिति में? यदि राष्ट्रपति को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाता है। इसको देखें आप। ठीक है, और प्रथम बार इस्तीफा देने वाले भी राष्ट्रपति यही है। इस्तीफा या त्यागपत्र। जब ये कार्यवाहक बने थे तो इन्होंने कहा कि मैं कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं आया हूं, तो इन्होंने उस कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। इसी कारण तो इन्हें दूसरे चरण की उसमें वोटिंग में बनाया गया था राष्ट्रपति। दोनों यही हैं। लेकिन आगे देखिए, अब अगर उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो मुख्य न्यायाधीश भारत CJI इस पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये पहले प्रथम CJI राष्ट्रपति के रूप में थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन है देखें? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और अगर ये भी नहीं हो तो फिर मैंने आपको बताया ही है कौन बन सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भी। दूरदृष्टिवादी बने, दूरदर्शी कहते हैं। हम दूरदर्शी इस मामले में कि हमको पता होना चाहिए कि बाई चांस ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो और ये भी नहीं हो, तब क्या किया जा सकता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, यदि किसी विशेष परिस्थिति में
उपरोक्त तीनों पद खाली हों, ठीक है, उपरोक्त तीनों पद यदि खाली हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को यह पद सौंपा जा सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। तब यह व्यक्ति, जितने भी हैं राष्ट्रपति के अलावा, राष्ट्रपति के रूप में वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करेंगे। एवं पद भी वही रहेगा। सीजीआई ने ले लिया तो सीजीआई तब सीजीआई नहीं होंगे, सीनियर एडवोकेट जो हैं, वो सीनियर जो जज हैं वो भी सीनियर जज नहीं होंगे तब उस समय के लिए, तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। ठीक है, तो ये महाभियोग से संबंधित सारी व्यवस्थाएं हो गई, क्योंकि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता था, हटाया जाता है, तो उसके लिए हमने आपको इनको साथ साथ ही पढ़ा दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इनमें है वो है 6 माह में चुनाव होना चाहिए, और नहीं होता है तो फिर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, अपना कार्य करेगा। पहले राष्ट्रपति कौन है, वीवी गिरी, और इस्तीफा देने वाले भी कौन है, वीवी गिरी। और सेकंड चरण भी यहीं लिख लो एक बार और याद रहे आपको। पहले मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और कोई नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश को। और अभी तक ऐसी परिस्थिति नहीं आई है और आ भी नहीं सकती। वरिष्ठ न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट में अवश्य 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 होंगे। ठीक है, किस रूप में काम करेगा वो, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो उसको वेतन भत्ते किसके मिलेंगे, राष्ट्रपति के, और पद भी वही रहेगा। तो ये आपका काम हो गया महाभियोग और उससे संबंधित। आगे देखें,
एज ए राष्ट्रपति इसको राष्ट्रपति को क्या क्या उन्मुक्तियां या छूट प्राप्त होती है ना। उन्मुक्तियों से मतलब आप जानते हैं राष्ट्रपति बनने के कोई बेनिफिट है या नहीं। तो राष्ट्रपति जब आप बन जाते हैं तो आपको किस तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऑफिस तो मैंने बता ही दिया आपको शर्तों के साथ, लेकिन आपको किस प्रकार की विशेष छूट या मामलों में आपको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं वो देखें आप। सबसे पहली बात तो ध्यान रखें कि राष्ट्रपति को सिविल या क्रिमिनल केसेज से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अगर मैंने कहा है राष्ट्रपति को तो आप समझ गए होंगे जब तक वो किस पर रहेगा, इस पद पर। राष्ट्रपति का है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बना रहेगा तब तक उसको क्रिमिनल और सिविल केसेस से उन्मुक्ति प्राप्त होगी उस टाइम पीरियड के दौरान। तो जब राष्ट्रपति कहते हैं इसका मतलब कब, जब वो राष्ट्रपति रहेगा। यदि राष्ट्रपति को न्यायालय में प्रस्तुत होना है या न्यायालय में उनकी आवश्यकता पड़ रही है तो दो माह का नोटिस दिया जाएगा पहले, है ना। नोटिस दिया जाना क्या है, आवश्यक है। राष्ट्रपति को पद पर रहने के दौरान न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, मतलब गिरफ्तारी से उसको क्या प्राप्त है, उन्मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा क्यों और किन मामलों में व्यक्तिगत विवाद अर्थात पद पर रहते हुए या पद की गरिमा या पद के दायित्वों के अंतर्गत ठीक है। यानी यदि किसी राष्ट्रपति को उसके पद के दौरान जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों के लिए गिरफ्तार किए जाने और मुकदमा किए जाने से क्या प्राप्त होगी, छूट होगी। लेकिन राष्ट्रपति के पद पर चुने जाने से पूर्व और राष्ट्रपति पद के से कार्यकाल पूर्ण होने के बाद हटाए जाने या त्यागपत्र या किसी भी आधार पर जो उसके बाद जो व्यक्तिगत कार्य होते हैं, व्यक्तिगत जो विवाद, व्यक्तिगत जो मसले हैं, उन मसलों में इस प्रकार की ये छूट प्राप्त नहीं होगी।
ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट काम हो गए हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो महत्वपूर्ण विषय जो इसमें चल रहा है वो विषय अब हम आगे करेंगे, राष्ट्रपति के कार्य, ठीक है। और राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम ये बात ध्यान कर लें कि राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियां हैं। शक्तियां या कार्य करें, एक तो है शांति काल के समय कार्य, और एक है आपातकाल के समय शक्तियां या कार्य। तो हम एक एक करके इनकी बात कर लेंगे। शांति काल आप जानते हैं, जब कोई युद्ध नहीं हो रहा हो, आक्रमण नहीं हो रहा हो, अशांति का कोई माहौल नहीं हो, या किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा हो, ठीक है। और आपातकाल आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में किसी प्रकार का कोई आपातकाल, या वित्तीय आपातकाल 352, 56 और 360 के अंतर्गत। तो इन 2 कार्यों के अंतर्गत हम राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति को क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति के नाम से होते सारे कार्य, तो राष्ट्रपति की जवाबदेही होती है कि वे सभी कार्य संविधान के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। किसी भी विधेयक के अधिनियम बनने में या कानून बनने में अंतिम हस्ताक्षरकर्ता भी कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो उनका ये दायित्व होता है कि वे जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के द्वारा संविधान की पालना सुनिश्चित की जा रही है या नहीं, इस बात की जांच भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रपति को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति माना गया है संविधान के निर्वहन के लिए, संविधान के संचालन के लिए। इसी के आधार पर हम राष्ट्रपति के कार्यों की आगे चर्चा करने वाले हैं, और उसके द्वारा जो भी समस्याएं भारतीय संविधान में या जो भी सुविधाएं भारतीय संविधान में जिस जिस वर्ग को उपलब्ध हैं उन वर्गों के लिए ये काम किए जाएंगे, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं हम राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में। तीन 352, 356 और 360 ये तो इसमें आ गए, और इसके अलावा जो बच गए विधायी, अब इनके अनुच्छेद क्या है? अलग अलग है सब जगह। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, और अध्यादेश क्या होता है? शब्द से आपको बताया अस्थायी कानून, तो वो 123 में है। संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान करना 85 में, विघटन करना 85 में, और अभिभाषण देना, विशेष अभिभाषण देना, प्रधानमंत्री से किसी कार्य के बारे में रिपोर्ट मंगवाना, इस तरह के कार्य हैं सारे जो अभी हम चर्चा करने वाले। तो आप ध्यान रखें, लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो मेरी इतनी बात है कि हम अनुच्छेद वाइज याद कर रहे हैं, व्यक्ति वाइज याद कर रहे हैं, संविधान का जो मेन पार्ट है उस पार्ट को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। पहले अनुच्छेद हमारे काम के नहीं थे, हमारे अनुच्छेद जो काम शुरू हो रहे हैं अनुच्छेद 12 से हम आ चुके हैं 61 तक हमने काम कर लिया, 61 तक। अब 61 से आगे चल रहे हैं, ठीक है। आप तैयार हैं? फिर शुरू करते हैं। तो हम इनके कार्य